और बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दे, जहां मारा गया है भारत का मोस्ट वांटेड हाफिज का भतीजा अबू कताल। और आपको बता दे कि भारत में यह कई हमलों का मास्टरमाइंड रहा है और इसके साथ ही साथ रियासी में बस पर हमले का भी ये मास्टरमाइंड था। तीर्थ यात्रियों की बस पर इसने हमला करवाया था। झेलम में अज्ञात लोगों ने हमला किया और उस हमले में इसकी मौत हुई है। साथ ही एक और व्यक्ति की मौत हुई है। वो व्यक्ति कौन है, इसकी अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। और तस्वीरों में जो व्यक्ति आपको लाल घेरे में नजर आ रहा है, वही है अबू कताल। ये वही अबू कताल है जिसने भारत में ना जाने कितने आतंकी हमलों की प्लानिंग की, भारत में ना जाने कितने बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा। और अब इसका अंजाम भी उसी तरीके से हुआ है जहां अज्ञात हमलावरों ने इसे मौत के घाट उतार दिया है। आइए अब आपको बताते हैं आखिर ये अबू कताल कौन है। ये आपको जो तस्वीर नजर आ रही है, इसमें हाफिज सईद दिख रहा है और इसके ठीक पीछे जो व्यक्ति आपको नजर आ रहा है जिसकी बढ़ी हुई दाढ़ियां हैं, यही है अबू कताल और ये हाफिज सईद का भतीजा है। इसके बारे में अब तक जो जानकारी सामने आई है, आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से जानकारी है। हाफिज का राइट हैंड अबू कताल कश्मीर के लिए एक सिरदर्द के रूप में बीते कुछ सालों से नजर आया है, जहां वो पीओके में बैठकर लगातार अलग अलग साजिशें भारत के खिलाफ रचता हुआ नजर आता था। मारा गया भारत का दुश्मन अबू कताल, अज्ञात हमलावरों ने इसे मौत के घाट उतार दिया है। आइए अब जरा यह भी जान लीजिए जल्दी से कि आखिर ये अबू कताल है कौन। इसकी क्राइम कुंडली अब मैं आपके सामने रखता हूं। इसके बारे में जानकारी जो सामने आई है उसके मुताबिक ये लश्कर तैयबा का टॉप आतंकी है। हाफिज सईद का दाहिना हाथ, राइट हैंड माना जाता है। इसके बिना हाफिज सईद कोई काम नहीं करता है। मुंबई में जो 26/11 का हमला हुआ था, उस हमले में भी हाफिज सईद का ये लगातार सहयोग कर रहा था और उसके मास्टरमाइंड्स में से एक था। एनआईए की लिस्ट में ये मोस्ट वांटेड आतंकी है। इसके साथ ही साथ भारत में कई आतंकी हमलों में इसका नाम सामने आ चुका है। रियासी में तीर्थ यात्रियों की बस पर हमले का यही कताल जो है वो गुनहगार था। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि लंबे वक्त से ये गायब चल रहा था। एनआईए की मोस्ट वांटेड सूची में भी इसका नाम था और लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो इसे तलाश रही थी। और जो खबर सामने आई उसके मुताबिक झेलम इलाके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर अबू कताल की हत्या कर दी है। मामले में एक और व्यक्ति की मौत की जानकारी सामने आ रही है। एक और व्यक्ति घायल है, ये जानकारी आ रही है, लेकिन वो कौन है इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे आपका मैं परिचय कराऊंगा। सबसे पहले मेरे साथ प्रभु दयाल जी जो कि पूर्व राजदूत हैं, वो जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहला सवाल यही, किस तरीके से आप देख रहे हैं जिस तरीके से अबू कताल को मौत के घाट अज्ञात हमलावरों ने उतारा है, ये लश्कर के लिए और पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए। देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू लिव बाय द गन देन यू विल डाई बाय द गन। ट्रू। अगर आप वायलेंस के सहारे जीते हैं, वायलेंस को अपना हथियार बना रहे हैं, तो आपका अंत भी वायलेंस से ही होगा। सीधी सीधी बात। अब ये तो एक बहुत ही बड़ा वांटेड टेररिस्ट था। हमारी एजेंसीज की लिस्ट में ये एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था और सालों से हमारी एजेंसीज जो हैं उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। तो उसकी मौत से भारतीय एजेंसियों की जो एक लंबे समय से तलाश चल रही थी वो खत्म होती है। देखिए, 2008 के जो मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, उनसे ये अबू कताल बहुत गहरे संबंध रखते थे और उनको हाफिज सईद ने लश्कर तैयबा का मुख्य ऑपरेशनल कमांडर नियुक्त किया था और अबू कताल के नेतृत्व में एलईटी ने जम्मू एंड कश्मीर में कई आतंकवादी ऑपरेशंस किए थे। जैसे देखिए, आप कह रहे थे रियासी में विस्फोट जो हुआ था 2017 में और 2023 में जम्मू एंड कश्मीर में तीर्थ यात्रियों को जो ले जा रही थी एक बस, उस पर जो हमला किया गया था, ये सब हाई प्रोफाइल हमलों में अबू कताल शामिल था।
इसके अलावा कई दूसरे बड़े हमलों में शामिल था। जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर में रजौरी और डांगरी में हुए आतंकी हमलों में उसकी जी एक बहुत अहम भूमिका थी। याद हो कि इसमें बच्चों सहित कई आम लोगों को निशाना बनाया गया था। तो जैसा मैंने कहा, इफ यू लिव बाय द गन यू डाई बाय द गन, और कुछ अज्ञात लोगों ने इनकी कल हत्या कर दी, कल रात को। जी और पीओके में इनकी हत्या हुई क्योंकि वहीं से ये ऑपरेट करते थे और जम्मू कश्मीर में हमले बार बार बिल्कुल सर, जहां से आतंक फैलाने का काम किया जा रहा था वहीं पर खात्मा हुआ है। हालांकि किसने इस घटना को अंजाम दिया है इसके बारे में जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। मेरे साथ इस वक्त जमीर अली वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से सीधा जुड़ रहे हैं, और मेरी सहयोगी नीता शर्मा भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। मैं जमीर साहब आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या कुछ जानकारी आपके पास है इस पूरे घटना को लेकर? देखिए, ये सारा जो वाकया हुआ है इसके हवाले से इतनी मालूमात तो है जो कि अभी हम चैनल पे बता रहे हैं, लेकिन इससे आगे की जो सूरत हाल है उसके हवाले से अभी तक तहकीकात हो रही हैं, क्योंकि इस तरह के जो हाई वैल्यू टारगेट हैं जब भी उनका इस तरह से मौत होती है तो उसके पीछे यकीनी तौर पे कोई ना कोई कारण होते हैं। लेकिन एक बात ये जरूर है कि इस तरह के जितने भी हाई वैल्यू टारगेट हैं जो या जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर दहशतगर्दी के इल्जामात हैं, जी तो यकीनी तौर पे उनका, क्योंकि जो लोग जैसे भी आपने कहा जो बंदूक से लोगों को घायल करता है वो खुद भी उसी बंदूक का शिकार होता है। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के हवाले से जो मौक़िफ़ है उसको क्लियर और वाज़िह किया जाए कि दहशतगर्दी का कोई दीन, मजहब या कोई इलाका नहीं होता। बिल्कुल जो भी जहाँ पे भी टेरर एक्टिविटी में शामिल होगा यकीनी तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और इस तरह के जितने भी वाकयात होते हैं ये क्योंकि कत्ल का वाकया तो कभी वो अच्छा नहीं होता, लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं इनका मारा जाना एक तरह से अच्छा ही होता है उस इलाके के लिए या उस तरह के लोगों के लिए, क्योंकि बुनियादी बात जो है कि जहाँ पे भी इख्तलाफ होता है तो उस इख्तलाफ के दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है कि आप पुरअमन जद्दोजहद कहते हैं, दूसरा रास्ता ये होता है कि आप बंदूक उठाकर लोगों पर अपना नजरिया मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो भी लोग बंदूक के जरिए अपना नजरिया मुसल्लत करने की कोशिश करते जी हैं उन लोगों के हवाले से एक किसी किस्म की हमदर्दी या नरमी रखना एक तरह से ज्यादती होती है उन बेगुनाह लोगों के साथ जो कि इन लोगों का शिकार बनते हैं। जमीर साहब, तो मेरा अब एक देखते सवाल कि मैं आपको रोकते हुए पूछ रहा हूं, वो यही है कि दो लोग इस पूरे जो हमला हुआ उसमें बताए गए कि हिट हुए हैं। पहले व्यक्ति की पहचान हो चुकी है, दूसरे व्यक्ति की अब तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। इसके बारे में कुछ जानकारी क्या पाकिस्तानी मीडिया में आप लोगों के पास आ पाई है कि कौन है वो दूसरा व्यक्ति? नहीं, इसके हवाले से अभी तफसीलात सामने नहीं आई हैं। अबू कताल के हवाले से तफसीलात आ गई हैं, लेकिन ये सारी की सारी तफसीलात जो आज़ाद सोर्सेज हैं वहाँ से आ रही हैं। अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे इसकी कोई प्रॉपर तस्दीक नहीं की गई है। लेकिन इसके हवाले से जो पहली अफवाहें चल रही थी वो ये थी कि अबू कताल भी मारा गया है और इसके साथ साथ हाफिज सईद पे भी हमला हुआ है। लेकिन हाफिज सईद के हवाले से तस्दीक हो गई है कि जिस व्हीकल पे हमला किया गया था उसमें हाफिज सईद शामिल नहीं थे। तो इस वक्त जो अभी तक आज़ाद ज़राए से इंफॉर्मेशन मिली है, जो उसकी कंफर्मेशन हुई है वो अबू कताल के हवाले से हो चुकी है कि अबू कताल मारा गया है। ताहम उसके साथी जो मारे गए उसकी अभी तक की शनाख्त नहीं हो पाई है। इस हवाले से पाकिस्तानी अथॉरिटीज जो है वो उसकी सारी डिटेल्स वो चेक कर रही है। उसके साथ साथ हमले के मास्टरमाइंड कौन थे, कहाँ से ऑपरेट हुआ, इसके हवाले से अभी तक जानकारी इकट्ठी की जा रही है, क्योंकि ये सारा जो एक नेटवर्क था वो इनका एजेके में था। तो वहाँ पे ये सारी सूरत हाल जो है वो अब तक उसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन का अमल तो जारी है, लेकिन बिल्कुल, यानी जांच जारी है। दूसरे व्यक्ति के बारे में अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। नीता शर्मा हमारी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीता, भारत की तरफ से क्या इस पूरे प्रकरण को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, कोई बयान, कोई पोस्ट किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एनआईए की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है या अभी इसका इंतजार करना होगा? ऑफिशियली तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अबू कातिल के बारे में भी अभी तक कोई ऑफिशियल जो सोर्सेज से इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन अनऑफिशियली अब सरकारी सूत्र भी ये बात मान रहे हैं कि अबू कातिल जो है वो जेलम के पास जो एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर वो मारा गया है। लेकिन जहाँ तक हाफिज सईद का सवाल है, उनका कहना है कि हाफिज सईद अभी अलाइव एंड किकिंग है। जहाँ तक इसके पीछे का ऑपरेशन का सवाल है तो उनका ये मानना है, इंडियन इंटेलिजेंस सोर्सेज का, कि जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस है वो अपना हाउस
खुद ही क्लीन अप कर रहे हैं, उनकी क्लीनिंग अप एक्सरसाइज चल रही है, जिसके तहत हमने देखा था कि पिछले साल भी लगभग 5 से 6 वांछित अपराधी जो हैं भारत द्वारा वो वहां पर मारे गए थे। उसी की प्रक्रिया आज भी देखने को मिली है, जिसमें ये अबू कातिल का जो है वो मारा गया है। लेकिन हाफिज सईद के बारे में अब अनऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि वो अभी नहीं मारा गया और ये खुद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जो है वो अपना हाउस क्लीन अप कर रही है। ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस हाउस क्लीन अप करती नजर आ रही है। लेकिन इन सबके बीच सवाल यहां पर प्रभुदयाल साहब ये भी है कि ये कोई पहला प्रकरण नहीं है कि इस प्रकार से वो दहशतगर्द जो आम लोगों को निशाना बनाते हैं उन्हें अज्ञात हमलावरों ने मार दिया है। इससे पहले भी बीते कुछ सालों में पाकिस्तान में ही इस तरीके की घटनाएं हुई हैं जहां और भी जो वांटेड आतंकी हैं उन्हें इसी प्रकार से अज्ञात हमलावरों ने अपना निशाना बनाया है। देखिए, नीता शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं वो खुद ही परेशान हैं इन लोगों के आतंकवादी हरकतों से, और पाकिस्तान अपने हाउस क्लीनिंग कर रहा है। तो जो एक के बाद एक वहां पर टेररिस्ट गिराए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, आशंका यही लगाई जा रही है कि इसमें जो पाकिस्तान एजेंसीज हैं ये खुद ही करा रही हैं। देखिए, जमीर अली साहब जो पाकिस्तान से कॉरेस्पॉन्डेंट जुड़े हैं, उन्होंने ये बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान जो है वहां पर ऐसे दहशतगर्दियों ने जो हरकतें की हैं उससे खुद पाकिस्तान परेशान है, और पाकिस्तान ये चाहता है कि इस तरह के लोगों से उसको नुकसान ना हो। अब देखिए, पाकिस्तान में खुद टेररिज्म इतना बढ़ता जा रहा है। एक टाइम था कि पाकिस्तान टेररिज्म का इस्तेमाल करता था खासतौर पे इंडिया के खिलाफ जी, लेकिन जो ये कहावत है कि अगर आप सांप पालेंगे तो आपको भी काट लेते हैं, तो अब ये जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान को बराबर नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मेरे विचार में ये नीता शर्मा जी ने सही कहा है कि पाकिस्तान एजेंसी हाउस क्लीनिंग कर रही हैं और एक के बाद एक ये टेररिस्ट है, इनको ढेर किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभुदयाल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नीता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जमीर अली साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम इस विषय को लेकर अपनी बातों को रखने के लिए।